Hello friends, myself Shikha Srivastava, your science teacher. Yesterday we have solved many important questions related to your preparation, related to your examinations, and we have to work hard day by day. Exams are coming. Work hard, hope for the best, leave to God to do the rest. And today we are also going to solve many important questions which have been taken from the previous year papers. I have brought some questions. Each and every questions has been taken from the previous year paper. So we will start with these questions, and all the questions are from the general science sections. The first question is, how many bones are present in human ears? ह्यूमन ईयर में कितनी बोन्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका आंसर है टोटल दोनों में 6 होती है, यानी कि 3+3, यानी कि दोनों ईयर्स में 3 बोन्स होती है. ह्यूमन ईयर्स में कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज मैलियस, देन इनकस, मैं नेम भी बता दे रही हूं, एंड थर्ड इज स्टेप्स. राइट, ये तीन बोन्स जो है तीनों दोनों ईयर्स में होती हैं. और जो ये थर्ड वन है दैट इज स्टेप्स, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ये भी क्वेश्चन आता है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो दिस इज द स्टेप्स बोन and it is present in our ear. Ear में होती है steps bone, and smallest muscle is also found in ear, that is stapedius. ये क्या है? स्मॉलेस्ट मसल है. ये भी कहाँ पाई जाती है? ह्यूमन ईयर में. और ये जो स्मॉलेस्ट बोन है वो भी ह्यूमन ईयर में पाई जाती है. क्योंकि ह्यूमन ईयर्स पूछ रहा है तो 6 बोन्स होती हैं. 3+3 कौन कौन सी? मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स. स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन ईयर, एंड स्मॉलेस्ट मसल इज, ये क्या है? स्मॉलेस्ट मसल है. ये भी कहाँ पाई जाती है? ह्यूमन ईयर में पाई जाती है. तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कवर हो गया. फिर है सेकेंड क्वेश्चन, देखिए, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर लो टेम्परेचर. वेरी लो टेम्परेचर. वेरी लो टेम्परेचर को किस डिवाइस से मेजर करते हैं? और कभी कभी वेरी हाई टेम्परेचर भी पूछा जाता है. तो डिवाइस कौन सी है? क्रायोमीटर. Cryometer is a device. By this device very low temperature is measured. ठीक है, लो टेम्परेचर. और जो वेरी हाई टेम्परेचर होती है वो किससे मेजर करते हैं? पायरोमीटर से. ये भी हम यहीं पर बता देते हैं. पायरोमीटर से वेरी हाई टेम्परेचर इज मेजर्ड, एंड क्रायोमीटर से द वेरी लो टेम्परेचर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार्स. सन और स्टार्स में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो देखिए, सन एंड स्टार्स में क्या होता है कि लगातार क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है. न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है? एक तो जो प्रोटॉन्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम दे वायलेंटली कोलाइड टू कन्वर्ट हाइड्रोजन एटम इनटू हीलियम एटम, यानी कि हाइड्रोजन का कन्वर्जन होता है हीलियम एटम में. और साथ ही साथ क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस होती हैं. 2 प्रोसेस होते हैं. सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? ये थर्ड का मैं बता रही हूँ क्वेश्चन. सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन आइटम इनटू हीलियम एटम. और सेकंड क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो
किसमें होते हैं, सन और स्टार में ही जो एनर्जी का सोर्स होते हैं ये दोनों प्रोसेस। अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन आता है तो आप एक को टिक कीजिएगा, अगर ये दोनों ऑप्शन आएंगे तो बोथ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर्स। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन स्टार में क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसी में चेन रिएक्शंस होती है जिसमें लगातार एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। लेकिन ये जो कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू हीलियम एटम है, इट्स द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो डोंट गेट कंफ्यूज दैट न्यूक्लियर फ्यूजन इज द राइट आंसर, न्यूक्लियर फ्यूजन राइट आंसर है, लेकिन अगर कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम दिया है तो ये भी आंसर जो है वो सही होगा। तो ये हमारे दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, चाहे कोई एक दिया हो चाहे दोनों दिए हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the hearing range of human ear। जैसे अभी हमने ह्यूमन ईयर की बोन्स पढ़ी थी, 6 बोन थी, कौन कौन सी थी, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स बोन। स्टेप्स बोन वाज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो वहीं पर हम ये भी देख लें कि क्या हमारी हियरिंग रेंज है। तो देखिए हियरिंग रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द, ये क्या है, यूनिट है किसकी, जो हमारी हियरिंग कैपेसिटी हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो ह्यूमन ईयर होता है उसकी हियरिंग रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली, फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस which directly converts solar energy into electrical energy। यानी कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है। तो देखिए इसका आंसर है फोटो वोल्टाइक सेल, फोटो वोल्टाइक सेल या फिर सोलर सेल भी इसको हम बोल सकते हैं। किसका आंसर है ये, नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारे फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट करते हैं, इन्हें सोलर सेल भी कहते हैं। बहुत से घरों में आजकल सोलर पैनल और सोलर लाइट का कल्चर हो गया है, जो कि हमारा इको फ्रेंडली भी है और साथ ही साथ इजिली हमें सोलर एनर्जी अवेलेबल रहती है एनवायरमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय साइन स्मॉल g, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है g इज इक्वल टू कैपिटल G m upon r square, where r is the radius of earth, g is the gravitational, g क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m क्या है, मास है, r क्या है, रेडियस है। ये इस g की वैल्यू पूछ रहा है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ पूछ रहा है। अब ये देखिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर इसका रिलेशन g का r से देखें तो इट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस है, ठीक है। सेंटर पे क्या होगा, रेडियस की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो g भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि g जो होगा वो 0 होगा, कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो g है वो 0 हो जाएगा। और सरफेस के पास इसकी वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर होती है, लेकिन सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे 0, क्योंकि कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर पे पूछ रहा है, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर पे पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्सीलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है ग्रेविटी की वजह से सेंटर पे, तो सेंटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम EMI से डिनोट करते हैं, EMI से। तो इसकी जो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, क्या होती है, टेस्ला होती है, ये याद रखिएगा।
और अगर इसकी वो पूछिए यूनिट, तो आप इसका वो बता सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो ये आएगा ऑप्शन में, या तो ये आएगा ऑप्शन में टेस्ला, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की SI यूनिट है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, पढ़ा चुकी हूं मैं अपने प्रीवियस सीरीज में कि एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई थी, किसने दी थी? डाल्टन ने दी थी। किसने दी थी? डाल्टन ने दी थी। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय डाल्टन, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छे से मैंने क्लियर किया था। Fe has 26 proton in its nucleus. Iron has 26 proton in its nucleus. What are the numbers of electron in Fe2+? देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर किया था कि एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसे किस तरीके की इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो देखिए ये कह रहा है कि Fe है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? Fe दिया हुआ है, 26 प्रोटॉन दिए हुए हैं, और ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है इसमें कि प्रोटॉन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ Fe2+ में, Fe2+ में पूछ रहा है कि क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपको ये पता है कि 26 प्रोटॉन लिए हुए हैं, 26 प्रोटॉन दिए हुए हैं, तो यानी कि Fe में अगर हम देखें तो प्रोटॉन अगर 26 है, तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे, और साथ ही साथ 26 ही इसका क्या हो जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर, जिसको कि हम Z से डिनोट करते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर भी इसका हमें पता चल गया। अब यानी कि Fe में 26 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं। तो Fe2+ में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, Fe2+, देखिए Fe2+ का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी एटम पे अगर प्लस चार्ज आ रहा है, तो यानी कि उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं? दे दिए हैं, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यानी Fe में कितने इलेक्ट्रॉन थे? Fe में 26 प्रोटॉन दिया हुआ है, इसका मतलब 26 इलेक्ट्रॉन भी थे, 26 इलेक्ट्रॉन थे Fe में, ठीक है। और इसने 2 प्लस चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यानी कि -2, तो कितना आ गया? 24 आ गया। तो अब अगर आपसे Fe2+ में पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर होगा 24। ये चीज आपको क्लियर हो गई? इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वैलेंसी कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी मैंने बहुत डिटेल में अपने पहले के वीडियोस में आपको क्लियर कराई है। Fe पे पूछा है कितने प्रोटॉन दिए हुए थे, 26 प्रोटॉन है, तो हमें पता चल गया अगर 26 प्रोटॉन है तो 26 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और 26 ही इसका एटॉमिक नंबर भी होगा, क्योंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर सेम रहता है। अब ये कह रहा है Fe2+ में इलेक्ट्रॉन बताइए, तो Fe2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2+ है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो Fe में 26 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, तो 2 निकल के 24 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि इसका आंसर होगा 24। इसके बाद आप देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17। एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 17 दिया है। मास नंबर कितना दिया है? 36 दिया है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस इज, an atom of an element has atomic number 17 and mass number 36. The number of neutron in its nucleus, इसके न्यूट्रॉन्स पूछे हैं, तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे आप? जब इलेक्ट्रॉन दिया है और इसका एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड मास नंबर भी दिया हुआ है, तो क्या निकालना है हमें? कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सीधे से जो इसका मास नंबर है माइनस जो भी इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। मास नंबर कितना दिया हुआ है? देखिए मास नंबर इसका दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 17 और 36 मास नंबर दिया है, तो 36 माइनस 17, द आंसर क्या होगा? 19 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर इसका माइनस कर देंगे। मान लीजिए एटॉमिक नंबर ना दिया हो, कुछ प्रोटॉन दिया हो, इलेक्ट्रॉन दिया हो, तो भी एटॉमिक नंबर की तो बराबर होता है। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट
एलिमेंट। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या फिर मास नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आंसर होगा इसका 19। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इफ डिक्रीज्ड। अगर रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज कर रही है तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे आपको मैंने पहले ही बताया था, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है g = gm/r²। अगर दो बॉडीज है तो m/m2 हो जाता है, लेकिन अगर सिर्फ अर्थ का क्या है तो ये फॉर्मूला है। अब देखिए अगर ये कह रहा है कि ये r यानी कि रेडियस डिक्रीज हो रही है तो देखिए आपको दिख रहा है कि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ग्रेविटी जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीज्ड। अब आपको ग्रेविटी में बताना है क्या फर्क पड़ेगा, रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखिए जब किसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये घटेगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यानी कि अगर r डिक्रीज कर रहा है, रेडियस डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर होगा कि इंक्रीज। रेडियस is decreasing then gravity due to acceleration is increasing। तो इसका आंसर होगा g जो है इंक्रीज करेगा। और अगर हम कहेंगे r इंक्रीज कर रहा है, अगर क्वेश्चन में आता है r इंक्रीज कर रहा है तो आप बता दीजिए ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वाइस वर्सा है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इसमें रिलेशन है। तो ये चीज आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर देखिए Which device is used to measure radioactivity। ठीक है, radioactivity होता क्या है पहले बताइए। Radioactivity is a spontaneous process in which three kinds of particles alpha, beta and gamma emits, यानी कि emission of alpha, beta and gamma takes place। सबसे पहले तो हमें radioactivity पता होना चाहिए कि what is radioactivity। Activity, ठीक है, it's a spontaneous process in which three kinds of particles alpha, beta and gamma emitted। अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स का एमिशन होता है किसमें, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में। अब ये कह रहा है कि इसका SI इसकी क्या है, which device is used to measure रेडियो एक्टिविटी। इसको मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं। तो देखिए डिवाइस का नाम है गीगर मुलर काउंटर। ये जो डिवाइस है गीगर मुलर काउंटर, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इस डिवाइस से हम यूज करते हैं। और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट अगर पूछते हैं तो आप बता दीजिएगा। बैक्टेरियल जो होती है वो इसकी यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की। और इसकी डिवाइस कौन सी होती है, डिवाइस होती है गीगर मुलर काउंटर। ये डिवाइस है जिससे इसको मेजर करते हैं। और अगर इसकी यूनिट है तो बता दीजिए बैक्टेरियल इसकी यूनिट होती है। कौन कौन से पार्टिकल का एमिशन होता है रेडियो एक्टिव प्रोसेस में, अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स का एमिशन होता है। डिवाइस किससे हम मेजर करते हैं, गीगर मुलर काउंटर से। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है बैक्टेरियल, इसकी यूनिट होती है। तो आपने देखा जो भी हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं आज, ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। और जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक से देखकर मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम और भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस लाके सॉल्व कराते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, टाइम भी बहुत कम बचा है। लेकिन आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी लाइक बटन से मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल है। तो थैंक यू, प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।